हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारीक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 34 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो लास्ट क्लास में मैंने अंग अवयव उत्पत्ति बताया था, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है त्वचा की जो संख्या है, जैसे आपका पेज में आपका बताया गया त्वचा की जो संख्या है वो आपके आचार्यों के अनुसार कितना बताया गया है, आधुनिक अनुसार कितना बताया गया, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो त्वचा की जो संख्या है उसके विषय में बात करें तो चरक, अष्टांग, संग्रह तथा कश्यप ने टोटल 6 बताया है। त्वचा की संख्या क्या है आपका? आचार्य चरक हो गया, ठीक है, आचार्य जो चरक हो गए, अष्टांग संग्रह हो गया और कश्यप हैं, उन्होंने टोटल 6 बताया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगर बात करें तो आपका जो सुश्रुत जी हैं, ठीक है, अष्टांग हृदय है और सारंगधर है तथा आधुनिक विज्ञान के अनुसार टोटल 7 बताया गया है, ठीक है। तो आपका अष्टांग हृदय ने, सारंगधर जी ने और आपका क्या बोलना चाहिए, सुश्रुत जी ने, ठीक है, इन्होंने क्या है तथा आधुनिक के अनुसार टोटल जो त्वचा की संख्या है वो कितनी है? 7 है। ये आपको याद रखना है। देन बात कर लेते हैं कौन से हैं आपके जो त्वचा के नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आचार्य जो चरक हैं उनके अनुसार देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका उदक धरा हो गया, रक्त धरा हो गया, तृतीय त्वचा, चतुर्थ त्वचा, पंचम त्वचा, षठ त्वचा, ठीक है। तो ये मेनली आपका क्या है, आचार्य जो चरक है उनके अनुसार हो गया उदक धरा, रक्त धरा, तृतीय त्वचा, चतुर्थ त्वचा, पंचम त्वचा और षठ त्वचा। तो उदक धरा का स्थान कहाँ पे है? जो आपका उदक धरा बताया गया उसका स्थान कहाँ पे है? तो जो उदक धरा है, उदक का धारण करता है, ठीक है, उदक का धारण करता है, वह त्वचा के वर्ण की प्रतीति है, ठीक है। मतलब जो त्वचा का जो वर्ण है उसकी प्रतीति करता है और उदक का धारण करता है, ये मेनली जो है उसके स्थान के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो उदक धारण करता है तथा त्वचा में वर्ण की प्रतीति करता है, ये उदक धरा के विषय में बताया गया है। फिर रक्त धरा के विषय में बात करते हैं तो रक्त धरा जो है रक्त वाहिनियों का स्थान होता है, ठीक है। रक्त धरा क्या है? रक्त वाहिनियों का स्थान होता है। तो रक्त धरा में रक्त वाहिनियों का स्थान बताया गया है। जो तृतीय त्वचा होता है, जो तृतीय त्वचा होता है उसका स्थान क्या है? सिद्म किलास का स्थान बताया गया है। तो तृतीय त्वचा में मेनली सिद्म व किलास का स्थान बताया गया। तो तृतीय त्वचा क्या है? सिद्म क्लास के स्थान है। चतुर्थ जो त्वचा होता है वो क्या है? दद्रु व कुष्ठ के स्थान होता है। तो चतुर्थ जो त्वचा होता है वो क्या है? दद्रु व कुष्ठ के स्थान होता है। पंचम जो त्वचा होता है वो क्या है? अलजी और विद्रधि का स्थान होता है। पंचम त्वचा क्या है आपका? अलजी व विद्रधि के स्थान होते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपन लोग छठवें त्वचा के विषय में। तो षठ जो त्वचा है वो क्या है आपका? लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान होते हैं तथा कट जाने पर तमा प्रवेश होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्या छठवा जो त्वचा होता है वो लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान होता है तथा कट जाने पर वहाँ पे तमा प्रवेश होता है। तो उदक धरा के विषय में क्या बताया गया? तो उदक का धारण व त्वचा में वर्ण की प्रतीति करते हैं। रक्त जो होता है वो रक्त वाहिनियों के स्थान होते हैं। जो तृतीय त्वचा होता है वो सिद्म और किलास के स्थान होते हैं। चतुर्थ जो त्वचा होता है वो क्या है आपका? दद्रु और कुष्ठ, ये मेनली जो रोग है उनके स्थान होते हैं। पंचम जो त्वचा होता है वो अलजी व विद्रधि के स्थान होते हैं। जो छठवा जो त्वचा होता है वो लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान तथा कट जाने पर तमा प्रवेश की उत्पत्ति होती है, ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है? त्वचा को गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पन्न हुआ बताया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तस्य खलु प्रवृत्तस्य शुक्र शोणित विपच्यमाना, ये वाला जो श्लोक है, ठीक है, यहाँ पे दिया तो नहीं है बट आपने याद किया होगा त्वचा के विषय में, ठीक है। तो यही है कि उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया आचार्य सुश्रुत ने कि त्वचा जो है गर्भाशय में शुक्र और शोणित के पचने से उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो है मिली रस धातु से हुआ होता है। अब यहाँ पे आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार 7 जो आपके त्वचा है उनके नाम तो आपको याद रहना चाहिए। कौन से हैं? तो अवभाषिता, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मासधरा। ऐसे ही लर्न करना है सिक्वेंस वाइज। क्या बोला गया? अभाषनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मासधरा। तो अभाषनी जो है जो आपका अभाषनी जो होता है, ठीक है, उसका जो प्रमाण होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे अभाषनी का जो प्रमाण है वो 1/18 व्रीहि बताया गया है, ठीक है। तो 1/18 व्रीहि किसका बताया गया है? अभाषनी का जो है प्रमाण बताया गया है। स्थान के विषय में बात करें तो सिद्म, पद्मकटक, ठीक है, छाया तथा वर्ण, ये मेनली इसके स्थान के विषय में बताया गया है, ठीक है। इनका सभी का स्थान होता है ये। तो क्या अभाषणी में मेनली जो है प्रमाण कितना होता है? 1/18 व्रीहि होता है। किस कौन सी चीज़ों का स्थान होता है अभाषणी? तो सिद्म, पद्मकटक, छाया, वर्ण, ठीक है, इनका मेनली जो है अभाषणी स्थान होता है। लोहिता के विषय में बात करें तो लोहित में मेनली बताया गया है, लोहित जो होता है वो आपका प्रमाण कितना होता है? तो 1/16 जो है आपका व्रीहि बताया गया है। तो 1/16 व्रीहि जो है आपका लोहित का प्रमाण बताया गया है। स्थान के विषय में बात करें तो तिल, कालक, न्यंग तथा व्यंग, इनका मेनली स्थान होता है। तो तिल, कालक, न्यच्छ तथा व्यंगम, इनका मेनली ये सभी जो डिसीज उनका मेनली क्या है? लोहित जो है जो त्वचा होता है वो आपका स्थान होता है।
श्वेता के विषय में बात करें तो श्वेता का जो प्रमाण होता है वो 1/12 व्रीहि होता है। श्वेता जो आपका त्वचा है उसका प्रमाण कितना बताया गया है, 1/12 व्रीहि बताया गया। स्थान में लिए चर्मदल हो गया, इसके अलावा अजगल्लिका हो गया, मशक हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका मिल्ली स्थान बताया गया है। तो श्वेता का जो प्रमाण होता है 1/12 व्रीहि होता है। स्थान क्या है, चर्मदल, अजगल्लिका और मशक। फिर बात करते हैं ताम्रा के विषय में। जो ताम्रा का जो प्रमाण होता है वो 1/18 व्रीहि होता है। ताम्रा का प्रमाण कितना बताया गया है, 1/18 व्रीहि बताया गया है। स्थान के विषय में बात करें तो किलास कुष्ठ, ठीक है, मतलब विविध प्रकार के जो किलास कुष्ठ है उसका जो है आपका स्थान ताम्रा को बताया गया है, ठीक है। तो ताम्रा जो त्वचा है उसका प्रमाण कितना है, 1/8 मिल्ली व्रीहि बताया गया है, 1/8 व्रीहि है। और मिल्ली इसका जो स्थान है, किलास कुष्ठ आदि जो आपके विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो मिल्ली इसका स्थान है। वेदनी के विषय में बात करें तो वेदनी का जो प्रमाण है 1/5 व्रीहि बताया गया है। तो वेदनी का प्रमाण 1/5 व्रीहि बताया गया है। स्थान मिल्ली, कुष्ठ और विसर्प को बोला गया है। तो वेदनी का मिल्ली प्रमाण 1/5 व्रीहि, स्थान कुष्ठ और विसर्प को बोला गया है। रोहिणी के विषय में बात करें तो रोहिणी का जो प्रमाण होता है वो 1 व्रीहि होता है। तो रोहिणी का जो प्रमाण होता है वो 1 व्रीहि होता है। स्थान मिल्ली अपची हो गया, अर्बुद हो गया, ग्रंथि हो गया, स्लीपद हो गया, गलगंड तथा गंडमाला, ये मिल्ली इसके स्थान होते हैं। तो रोहिणी का जो प्रमाण होता है 1 व्रीहि होते हैं। स्थान अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला, ये मिल्ली इसका स्थान बताया गया है। मांसधरा के विषय में बात करें तो मांसधरा का जो प्रमाण होता है वो 2 व्रीहि बताया गया है। ये मिल्ली जो है आपका अर्श, भगंदर तथा विद्रधि का स्थान होता है। तो ये क्वेश्चन ये स्थान से मिल्ली ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रमाण से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इससे ही ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं अपन लोग। तो वेग अनुसार स्थावर विष के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वेग अनुसार स्थावर विष के लक्षण के विषय में यहाँ पे बात करें तो प्रथम जो वेग होता है, आचार्य, चरक व सुश्रुत दोनों के अनुसार अपन बात करेंगे। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने कितने वेग बताए हैं, आपके टोटल 8 वेग बताए हैं। और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने आपके कितने वेग बताए हैं, तो टोटल 7 वेग बताए हैं। ये आप रेफरेंस देख सकते हो, ठीक है। तो प्रथम जो वेग है, तो प्रथम वेग में क्या होता है, जो विष का प्रथम वेग होता है स्थावर विष को, उसमें क्या बोला गया है, तो जो रस जो है प्रदूषित होता है, मतलब रस धातु को प्रदूषित करता है। और उसके वजह से क्या क्या लक्षण दिखाई देगा प्रथम वेग में, तो आपका तृष्णा मोह, दंतहर्ष, प्रसेक, वमथु, इसके अलावा क्लम, यह जो सभी लक्षण हैं वो क्या है विष के प्रथम वेग में आपको देखने को मिलेगा आचार्य चरक के अनुसार। तो रस का प्रदूषण करते हैं, तृष्णा मोह, इसके अलावा दंतहर्ष, प्रसेक, वमथु, इसके अलावा क्लम, ये सभी जो आपके प्रथम वेग में देखने को मिलेगा, ये आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है, विष के प्रथम वेग में। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने प्रथम वेग में बोला है कि जीवा में प्रवेश करता है और जीवा मेनली जो है श्याव हो जाता है, ठीक है, स्तब्धता युक्त हो जाता है और मूर्छा तथा श्वास की उत्पत्ति होती है। तो विष के प्रथम वेग का जो लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जीवा में श्यावता तथा स्तब्धता, मूर्छा व श्वास की उत्पत्ति होती है, ये विष के प्रथम वेग के लक्षण के अंतर्गत आता है। फिर विष के द्वितीय वेग के विषय में बात करें तो विष के द्वितीय वेग में क्या बोला गया उसको अपन देखते हैं। तो जो विष है उसके द्वितीय वेग में क्या बोला गया है, तो विष के जो द्वितीय वेग है उसमें यहाँ पे आपका बोला गया है कि विष के द्वितीय वेग में जो है आचार्य चरक के अनुसार जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। और रक्त में अगर दुष्टि होता है तो उसकी वजह से व्यवहारणता की उत्पत्ति होती है, विपतु की उत्पत्ति होती है, भ्रम, मूर्छा, जृंभा, इसके अलावा अंग में चिमचिमाहट तथा तमक श्वास, ये मेनली जो है द्वितीय वेग में आपको देखने को मिलेगा। तो जो विष का जो द्वितीय वेग होता है उसमें क्या है, रक्त जो है प्रदूषित हो जाता है, व्यवहारणता, विपथु, भ्रम, मूर्छा, जृंभा, अंग में चिमचिमाहट, इसके अलावा तमक श्वास, ये क्या है द्वितीय वेग में देखने को मिलता है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने द्वितीय वेग में मेनली बोला है कि कंठ में रुजक उत्पत्ति होती है, विपथु होता है, साध, दह, इसके अलावा आपका विष अमाशय प्राप्त तथा जो कुर्ते हृदय वेदनम, ठीक है, तो कुर्ते हृदय वेदनम और विष अमाशय प्राप्त, ये मेनली बताया गया है, ठीक है। कंठ में मेनली रुजा होगा, विपथु होगा, साध तथा दह, ये क्या है विष के द्वितीय वेग के लक्षण के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है, ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका तृतीय वेग के विषय में बताया गया। तो आगे आपके तृतीय वेग में क्या बोला है, विष के तृतीय वेग के लक्षण के विषय में। तो विष के तृतीय जो वेग है उसमें आपका जो है मांस दुष्टि होता है, विष के तृतीय वेग में मांस दुष्टि होते हैं। इसके अलावा मंडल, कोट, कंडु तथा स्वार्थु, इनकी उत्पत्ति होती है। तो मंडल, कोट, कंडु व शौथु की उत्पत्ति होती है। ये क्या है तृतीय वेग के मेनली आपके लक्षण बताए हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो मेनली तालु शोष होता है, अमाशय में तीव्र शूल की उत्पत्ति होती है, नेत्र में वर्णता होता है, ठीक है, ये मेनली जो है आपके लक्षण मेनली आचार्य सुश्रुत ने बताया, ठीक है। तो तालु शोष, अमाशय में तीव्र शूल, नेत्र में वर्णता, ठीक है, दुवर्णा, हरिते शूने, जायते, चाम्यालोचना, ठीक है, ये मेनली आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने लक्षण बताया है विष के तृतीय वेग में।
तो ये आपको याद रखना है। फिर चतुर्थ वेग के विषय में बात करते हैं, तो चतुर्थ वेग में आपका आचार्य चरक के अनुसार सर्वदोष प्रकोपक होता है। ठीक है, चतुर्थ जो वेग होता है वो क्या है, सभी दोषों का प्रकोपक होता है, सर्वदोष प्रकोपक होता है। इसमें में प्रमुख लक्षण में आपका छर्दी हो गया, अंगशूल हो गया, दह हो गया तथा मूर्छा की उत्पत्ति होता है। चतुर्थ वेग में क्या है, छर्दी, अंगशूल, दह, मूर्छा इनकी उत्पत्ति होती है। ये क्या है आपका चतुर्थ वेग में बताया गया। इसके अनुसार आचार्य जो चरक है उनके अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है चतुर्थ वेग में, विष के चतुर्थ वेग में, तो हिक्का हो गया, इसके अलावा हिक्का हो गया, इसके अलावा आपका सिरों में गौरवता होती है, पक्वाशय, तोद तथा आत्रकुंजन, ये मिलने आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो हिक्का, सिरों में गौरवता, पक्वाशय, तोद तथा आत्रकुंजन, ये सभी जो लक्षण है वो क्या है आपको चतुर्थ वेग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विष के चतुर्थ वेग में देखने को मिलता है। पंचम वेग के विषय में बात करें तो पंचम वेग में तमह प्रवेश होता है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार पंचम वेग में तमह प्रवेश होता है। विविध प्रकार का नील वर्ण जो है दिखाई देता है, विविध जो है नील वर्ण के दर्शन होते हैं। ये क्या है, पंचम वेग के लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि विवर्णता की उत्पत्ति होती है, पर्व भेद होता है, सर्वदोष प्रकोपक होता है तथा पक्वाधान में वेदना होती है। ठीक है, तो ये क्या है आचार्य सुश्रुत का लक्षण है कि विवर्ण होगा, पर्व भेद होगा, सर्वदोष प्रकोपक होगा और पक्वाधान में मेनली वेदना की उत्पत्ति होती है। ये क्या है पंचम वेग के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने देख लिया। देन आगे बढ़ते हैं तो षष्टम जो वेग है उसके विषय में बात करते हैं। तो जो छठवां वेग है उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है, तो छठवां वेग में आचार्य चरक ने हिक्का बताया है, जबकि आपके आचार्य सुश्रुत ने बुद्धि तथा प्राण का नाश हो जाता है तथा तीव्र अतिसार की उत्पत्ति होती है। ये मेरे लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो बुद्धि व प्राण का नाश हो जाता है, वह तीव्र अतिसार की उत्पत्ति विष के कौन से वेग में उत्पन्न होता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो विष के छठवें वेग में यह जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। तथा हिक्का की उत्पत्ति कौन से विष के कौन से वेग में जो है देखने को मिलते हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो छठवें वेग में आपको जो है हिक्का की उत्पत्ति देखने को मिलेगा आचार्य चरक के अनुसार। फिर विष के सप्तम वेग के विषय में बात करते हैं। तो सप्तम वेग के विषय में आपका बोला है आचार्य चरक ने कि स्कंद भग्न हो जाता है। ठीक है, स्कंद भग्न में लिए आचार्य जो चरक है उन्होंने लक्षण बताया है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने स्कंद पृष्ठ कटि भग्न, ठीक है, क्या बोला है इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने, स्कंद पृष्ठ कटि भग्न श्वास अवरोध से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो मृत्यु का लक्षण है, क्योंकि 7 वेग बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो 7वें ही जो आपका वेग है उसमें मृत्यु के विषय में बताया कि श्वास अवरोध से मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा स्कंद पृष्ठ कटि भग्न की उत्पत्ति होती है। ये किसने बताया है, किसने बताया है आचार्य सुश्रुत ने। जबकि आपके जो आचार्य चरक है उन्होंने 8वें वेग का भी वर्णन किया और 8वें वेग में उन्होंने मृत्यु को बताया। तो ये आप लोग को याद रखना है कि सप्तम वेग के अंतर्गत आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मृत्यु को श्वास अवरोध के कारण मृत्यु को बताया है, जबकि अष्टम वेग में आचार्य जो चरक है उन्होंने मृत्यु का वर्णन किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको मेनली याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो पासवर्ड है वो भी रिवील कर देता हूँ। क्या पासवर्ड रखूँगा मैं इसका, तो देख लेते हैं इसका जो पासवर्ड है। ठीक है, तो पासवर्ड मैं इसका जो रखूँगा, पहला तो अष्टम वेग में क्या है, चरक के अनुसार अष्टम वेग में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो सुश्रुत है उनके अनुसार जो है सप्तम वेग में मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड रहेगा C8MS7M। ठीक है, ये मेरे लिए इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का आपको जो है डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।